हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम सत्यम बिफोर यू। और आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंग्लिश जो भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अपनी भूमिका को अदा करता है इंग्लिश। तो उस इंग्लिश में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसके कुछ निश्चित रूल्स होते हैं, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। और उस 25 क्वेश्चंस जो कि काउंटिंग में है, बट कंसेप्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसमें निहित है, इसमें वेस्टेड है। सो हम लोग आइए एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट उसमें यूज हुआ है इंग्लिश का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रूल्स जो हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको हम लोगों को इंटरनलाइज करना है। रूल्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उसका यूजेज देखेंगे कैसे उसको यूज किया जा रहा है। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मीन्स प्राय एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम दोनों पे आज नज़र डालेंगे, उसके कंसेप्ट को इजी मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्लियर कंसेप्ट और इजी मेथड के द्वारा हम लोग रूल्स को, जो भी कंसेप्ट हैं, उसको हम लोग इंटरनलाइज करने की, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है और इसमें हम लोगों को ईदर फाइंड आउट करना होता है। ईदर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताज महल। मतलब हम लोग डेली लाइफ में इस तरह के वाक्यों को बोला करते हैं कि अगर तुम मेरी मदद किए होते तो मैं आज तुम्हारा मदद किया होता, है ना। अगर तुम मुझे बोले होते तो मैं तुम्हारा मदद किया होता, है ना। अगर तुम मुझे किताब दे दी होती तो मैं उस लेसन को पढ़ लिया होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्राय दो तरह के रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला रूल्स जो ये है कि अगर इफ के साथ ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है और इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो कॉमा देकर हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना होता है। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और तो कॉमा देके इधर भी हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना होता है। दूसरा, अगर इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लोग कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। बट इस दोनों रूल्स पे ये क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड किस पे है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है इफ चाहिए हमको, प्लस सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट भी है हमारे पास ही के रूप में। हैड V3 चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे लेकिन क्या है, पास्ट का प्रयोग कर दिया गया है और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हैड V3 चाहिए। और आगे जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है। इस वुड के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं शुड का भी, कुड का भी और माइट का भी। प्लस हैव चाहिए, प्लस V3 चाहिए। तो आगे का जो इस स्ट्रक्चर है, तो आगे के सभी स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा होता है। ही वुड हैव सीन द ताजमहल। बट जो इफ के साथ आया है वो इफ के साथ बेंट के जगह पर क्या हो जाना चाहिए, बेंट के जगह पर हो जाना चाहिए हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 का यूज होना चाहिए। तो ए में गलती है, और ए में गलती क्या है कि बेंट के जगह पे हैड प्लस V3 का यूज करना होगा। दूसरा, इसमें एक और कंडीशनल सेंटेंस में प्राय क्वेश्चंस उससे आप पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है, वो क्या होता है, वास्तविकता से एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें काल्पनिक स्थिति की वर्णन किया होता है, उसमें वास्तविकता से कोई रिलेशन जो है वो नहीं होता है। तो वैसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, ही, सी, इट, कोई भी हो, उसके साथ हम लोग हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। व्हाट, वर्ब। उसका स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर में हम लोग इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग, इफ से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, प्लस पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, और कॉमा देके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। जैसे हम लोग बोलते हैं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक पंछी होता मैं उड़ता। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से इसको करेक्ट करना होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये कंसेप्ट जो मैंने बोला उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रोनाउन से रिलेटेड है।
आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। हु प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है और इसके पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं इसी को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर हम आगे जो वर्ब आते हैं उसका यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर है कि जो एम ये आया है वो किसके लिए आया है, वन के लिए आया है। तो वन के लिए, इस वन के लिए हमको किसका यूज करना होगा, एम को नहीं करना होगा, इसको हटाना होगा, इसके जगह पे हमको इज का प्रयोग करना होगा। तो आई एम द वन हु इज व्हाट, हु इज टू बी ब्लेम्ड, मैं हूं, है ना। आई एम द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड, वन के जगह पे जो एम आया है वन के लिए उसके जगह पे इज का प्रयोग करना होगा। हम लोग दूसरे तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग क्वाइट डिसहार्टनिंग देन सिकनेस इन मैन, है ना। जो चिंता की बात होती है तो उससे ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है कि जो सिकनेस होता है मैन में, अगर हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा कोई चिंता की बात होती नहीं है। तो इसमें हम लोग को इस जो अंडरलाइंड है उसको हमको इम्प्रूव करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पे। तो जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन एज डिसहार्टनिंग देन, दूसरा मोस्ट डिसहार्टनिंग देन, तीसरा मोर डिसहार्टनिंग देन, चौथा नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम लोग को आगे देखना है कि यहाँ पे किसका देन का प्रयोग किया गया है। देन का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि हमको पहले क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। यहाँ पे तो पहला ऑप्शन में तो है नहीं, एज डिसहार्टनिंग दिया है, दूसरा में मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है, तीसरा है मोर डिसहार्टनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, देयर इज नथिंग मोर डिसहार्टनिंग देन सिकनेस इन मैन का प्रयोग होता है। दूसरा चीज क्या है, क्वाइट प्लस कंपैरेटिव डिग्री, क्वाइट के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री जो होता है यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया क्या, मोर डिसहार्टनिंग, आगे देन है। ओके, आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, आवर आर्म्ड फोर्सेस आर सुपीरियर देन दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो क्या है, सुपीरियर है, सर्वोच्च है, दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, दूसरे देशों से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी क्या है, सुपीरियर है। तो सुपीरियर एक कुछ शब्द होते हैं जिसके साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का यूज होता है। जैसे उस शब्द की अगर हम लोग बात करें तो वो शब्द में क्या क्या आता है, पहला शब्द होता है सीनियर, अगर रहे, सीनियर रहे, जूनियर रहे, जूनियर की अगर बात की जाए, प्रायर की बात की जाए, इंटीरियर की बात की जाए, एक्सटीरियर की बात की जाए, इन्फीरियर की बात की जाए, सुपीरियर की बात की जाए, या एक वर्ड होता है प्रीफरेबल, प्रीफरेबल। तो इन सभी शब्दों के साथ हमको हमेशा टू का प्रयोग करना होता है, ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर एंड सुपीरियर, और एक अलग से वर्ड है प्रेफरेबल। इन सभी शब्दों के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे देन का प्रयोग किया है भाई साहब ने, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसी के चलते हम लोग इसको देखेंगे, सुपीरियर फ्रॉम होगा नहीं, सुपीरियर टू दिया हुआ है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो टू है वो सही है, सुपीरियर ओवर होगा नहीं। तो आवर आर्म्ड फोर्सेस आर सुपीरियर टू दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी लाइफ की जो जीवन है उसका जो लेटर पार्ट है, टिल ही वॉज असैसिनेटेड वॉज कंसिडरेबल मेजर द लाइफ ऑफ द नेशंस एज वेल। जो लेटर पार्ट था गांधी जी के जीवन का, टिल ही वॉज असैसिनेटेड, जब तक कि उनका जो असैसिनेट किया गया तब नहीं किया गया था, वॉज इन कंसिडरेबल मेजर द लाइफ ऑफ द नेशन, उनका जो लाइफ था वो कंसिडरेबल मेजर पर अगर देखा जाए तो उनका जीवन जो था सत्ता राज्य के लिए था, है ना, देश के लिए था। तो यहाँ पे गलती अगर ढूंढने की मैं कोशिश करूँ तो गलती जो है वो बिल्कुल क्या है, पार्ट ए में है, और पार्ट ए में गलती जो है वो दो शब्द होता है, एक होता है LATER, एक होता है LATER, और दूसरा एक शब्द होता है LATTER। सिर्फ टी का खेल है, और इससे क्या होता है, जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, एक लेटर LATTER। बात की जाए जब LATER की, इसका मतलब ये टाइम को डिनोट कर रहा होता है, बाद में, है ना। जैसे आई विल डू माई वर्क लेटर, LATER, है ना, लेटर, तो मैं अपना काम बाद में कर दूंगा, तो लेटर दिखाता है। लेकिन जब बात की जाए LATTER का, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, क्रम व्यवस्था जो होता है। जो दूसरा हिस्सा की अगर बात की जाए, दो हिस्से हैं,
तो जो दूसरा हिस्सा था गांधी जी का, वो बताया जा रहा है कि वो देश के लिए था। तो यहाँ पे जो यूज होगा वर्ड वो कौन सा होना चाहिए, लेटर, जो गांधी जी का जीवन का जो दूसरा हिस्सा था, है ना, बाद का हिस्सा नहीं, दूसरा हिस्सा जो था। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे LATT और ER, लेटर, यानी कि द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ till he was assassinated was in considerable measure the life of the nation as well। ये हो गया, ध्यान रखना है लेटर और लेटर। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग को रूल्स ध्यान में रखना है। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वाज सैड। इसमें कुछ सब्जेक्ट वर्ब सिंटैक्स का ये क्वेश्चन है, और सिंटैक्स की जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब में, उसमें क्या होता है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट है ना, टू सब्जेक्ट अगर है, कोई दो सब्जेक्ट है, वो जुड़ा हुआ हो आइदर और से, नाइदर नॉर से, और नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो उसमें क्या होगा, जो वर्ब होगा, वर्ब का जो यूज होगा वो एज पर द नियर सब्जेक्ट, वर्ब का जो यूज होगा एज पर द नियर सब्जेक्ट, जो नियर सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब का। जैसे वॉच है तो वॉच का नियर सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट्स है, तो द सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब का प्लेसमेंट होगा। यानी कि वर्ब का जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वर सैड, सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, वो भी क्या थे, दुखी थे, वो भी क्या थे, चिंतित थे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और ये सिंटैक्स का क्वेश्चन है। सिंटैक्स का रूल ये कहता है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का जो यूज होगा वो एज पर द नियर सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग, वर्ब का प्रयोग होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार कंफ्यूज करता है लोगों को। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या होगा कि कुछ नाउन्स होते हैं जो अपीयर तो होते हैं क्या है कि सिंगुलर है, बट रियलिटी अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब जो है वो हमेशा क्या प्लूरल में प्रयोग करते हैं। तो कैटल्स तो पहले से ही क्या है, प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो द कैटल और आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के जो नाउन्स हैं आपको ध्यान में रखने होंगे कि कौन सा नाउन्स वास्तविक में लग तो रहा है सिंगुलर है, बट रियलिटी अगर देखा जाए तो वो प्लूरल होता है, और उनके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो ही प्लूरल होगा। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अब मूव करते हैं। इन मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। मॉडर्न एज में अभी इतना टेक्नोलॉजी आ गया, एरोप्लेन, बस, जहाज, ट्रेन, तो बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न एज है, आधुनिक जो एज है, युग है, उसमें 20 माइल्स को कवर करना कोई क्या है, एक कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कवर करने के लिए। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव जो है, न्यूमरल एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो वो अगर क्या रहे, सर्टेनिटी को शो करें, वो क्या करें, सर्टेनिटी को शो करें। तो उस समय में, सर्टेनिटी के समय में हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। सिंगुलर वर्ब का हम आपको आगे की एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे इसको, बट यहाँ पे क्या किया गया है, प्लूरल का यूज कर दिया गया है, आर का प्रयोग कर दिया गया है, बट आर के जगह पे हम लोग को क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। अगर इसी को ऐसे लिखा हुआ होता कि 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, बट इसको हम एक सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि अगर लिखा रहे कि 20 माइल्स डैश टू बी कवर्ड 10 माइल्स बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो, इस तरह से लिख दे। क्या लिखे कि 20 माइल्स और यहाँ पे लिख डैश दे के दे, इज या आर का प्रयोग करना है, और आगे ऐसे लिख दे टू बी कवर्ड 10 माइल्स बाई बस एंड रेस्ट बाई ऑटो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं बता रहा है। 20 माइल्स है जिसमें आप 10 माइल्स किससे जाइएगा, ऑटो से जाइएगा, और 10 माइल्स कैसे जाइएगा, बस से जाइएगा। तो ये सर्टेनिटी नहीं दिखा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं डिवीजन की बात की गई है। और अगर डिवीजन की बात करें तो उस समय हम लोग आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन अगर सर्टेनिटी बताए कि 20 माइल्स जो है आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अगर सर्टेनिटी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को इज का प्रयोग करना है। जैसे जो पैसे की अगर बात की जाए, 100 रुपी जो है इज नॉट अ लार्ज सम ऑफ मनी, है ना।
अगर इसी को ऐसे बोल दे कि 100 रुपीज आर इन माई डिफरेंट पॉकेट्स, है ना, 20 रुपये जो है, 20 रुपीज जो है हमारे अलग अलग पॉकेटों में है, तो वहाँ पे हम लोग को आर का प्रयोग करना होगा। लेकिन जब 20 रुपीज आर इज इन माई पॉकेट रहेगा, 20 रुपये हमारे पॉकेट में है, तो बस इज लिखेंगे, 20 रुपीज आर इन माई डिफरेंट पॉकेट, ये सही होता है। इस तरह से कंसेप्ट चलता है आगे। सो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस में। अभी तक हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, लोग अक्सर इसमें उलझ जाया करते हैं, बट देयर इज नथिंग टू इंटेंगल, है ना, इसमें इंटेंगल होने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसा कुछ है नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोजी हैडंट बीन टू शिमला फॉर 10 years एंड वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन। रोजी जो है ना कि लगभग 10 सालों से शिमला नहीं गई थी, और वो ऐसा उनको लग रहा है कि वो फॉरवर्ड टू सी इट अगेन, उसको फिर से वहाँ जाने की इच्छा जागृत हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कुछ फ्रेजेज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ V1 और V4 का जो प्रयोग होता है वो फिक्स होता है। इसको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़रूर अपने कॉपी में लिखिएगा। मोस्ट इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश की भूमिका हो, इंग्लिश अपना रोल प्ले करे, और इंग्लिश की रोल अक्सर हम लोग को पता है, भली भांति पता है कि बहुत इंपेरेटिव है। सभी एग्जाम में क्वालिफाइंग एटलीस्ट तो इसका भूमिका है ही कि क्वालिफाई करना होगा। इसलिए मैं जो वर्ड्स अभी बोल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला, विथ अ व्यू टू, रेगुलरली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। विथ अ व्यू टू, है ना, इन ऑर्डर टू, इन एन इफेक्ट टू, की टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, look forward to, take to, addicted to, accustomed to, habituated to, is, am, are, used to, dedicated to, devoted to और committed to। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, और V1 का प्रयोग सिर्फ किसके साथ करते हैं, V1 का प्रयोग जो है वो इन ऑर्डर टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, और एक होता है इन एन एफर्ट टू, उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। बाकी जो सभी वर्ड्स हैं, बाकी जो सभी फ्रेजेज हैं, उसके साथ हम लोग हमेशा V4 का ही प्रयोग करते हैं। V1 के लिए हमको ये बता देना है कि सिर्फ कौन है, एक है इन ऑर्डर टू, व्हाट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, और एक है इन एन एफर्ट टू, इन एन एफर्ट टू, इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी शब्द जो है उसके साथ हमेशा हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे। और वो कौन कौन सा शब्द है, विथ व्यू टू प्लस V4, की टू प्लस V4, लुक फॉरवर्ड टू प्लस V4, टेक टू प्लस V4, एडिक्टेड टू प्लस V4, accustomed टू प्लस V4, habituated टू प्लस V4, is, am, are प्लस यूज्ड टू प्लस V4, dedicated टू प्लस V4, devoted टू प्लस V4 एंड committed टू प्लस V4 का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसी में एक यहाँ पे क्या है, मिस ईरर है, और वो ईरर ये क्या है कि वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम लोगों ने पढ़ा कि लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे। तो इस सी को ना लिख के यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, SEEING, सीइंग का प्रयोग हम लोग करेंगे। दिस इज द रियल एनालिसिस। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बॉयज। इसमें सिर्फ वर्ड्स का खेला है, कुछ है नहीं। इसका एक वर्ड होता है पासर्स बाई। क्या होता है, पासर्स बाई, PASSERS, पासर्स बाई होता है, ये वाइज नहीं होता है। पासर्स बाई में क्या होता है, राहगीर होता है। जो एडवर्टाइजमेंट था वो सभी राहगीर को अपने तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो सिर्फ इसमें वर्ड्स का गलत ईरर है। तो इस पासर बाइज को न लेकर पासर्स बाई होता है, PASSERS, पासर्स बाई राहगीर होता है। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको लगेगा कि हमने सही बनाया है, बट वो इनडायरेक्टली क्या होता है कि गलत ही होता है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग क्लास 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़े हुए होते हैं, बट जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें कुछ और कंसेप्ट का यूज होता है। ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। इंग्लिश इज टाउट टू अस बाई हिम, ये भी सही हो सकता है। और बी आर टाउट इंग्लिश बाई हिम, बी आर टाउट इंग्लिश बाई हिम, दोनों सही है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में दिया हुआ होता हो, दो सब्जेक्ट, एक अस भी है और एक इंग्लिश भी है, दोनों से हम लोग इसका पैसिव बना सकते हैं। बट अगर दो सब्जेक्ट दिया हुआ हो सेंटेंस में, तो पैसिव जो है ऑब्जेक्ट
पैसिव बनाने में जो ऑब्जेक्ट जो नियर हो, किसके नियर है, वर्ब के, मस्ट बी कंसिडर्ड द मेन ऑब्जेक्ट। जो इस वर्ब के, टीचर एक वर्ब है, इस वर्ब का नियर सब्जेक्ट कौन है, अस है, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, मेन ऑब्जेक्ट मानना है, और इसी को इसी से स्टार्ट करके हम लोग को पैसिव में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होंगे दोनों दिए हुए होंगे ऑप्शंस में, जब दोनों दिए हुए हैं तो हमको हमेशा प्रेफर करना है सब्जेक्ट के जो बाद सब जो ये वर्ब है उसके नियर में जो सब्जेक्ट हो उसको लेकर जो ऑप्शन सही है उसको हम लोग को टिक करना है। अगर वो ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है तब हम लोग इस इंग्लिश को लेकर जो पैसिव बनाएंगे वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अस से स्टार्ट किया है, वी से स्टार्ट किया है, तो हमेशा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही होगा, है ना, हमेशा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं, दोनों सही लगते हैं, बट किसको चुने इस बात में हम लोग उलझ जाते हैं। उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नियम है कि अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में दी हुई हो और पैसिव बनाने के वक्त हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो नियर हो किसके वर्ब को, उसी को हमको कंसीडर करना होगा मेन ऑब्जेक्ट की तरह, और उसको हम लोग सब्जेक्ट को फिर चेंज करेंगे और हम लोग उसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई डैश डैश हिम ऑन दिस पॉइंट। एग्री, सिंपल है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, हमको ये याद रखना है। एग्री के साथ क्या होता है, एग्री के साथ एग्री विथ संबंध का प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति से एग्री करना, सहमत होना, और एग्री ऑन समथिंग, एग्री ऑन समथिंग। तो ऑन दिस पॉइंट तो मिल गया तो एग्री विथ हो जाएगा, तो आई एग्रीड विथ, है ना, आई एग्रीड विथ हो जाएगा, क्योंकि विथ हो, एग्रीइंग तो होगा नहीं, एग्रीड टू तो होता नहीं, एग्री विथ संबंध होता है, एग्री विथ संबंध, तो एग्री, आई एग्रीड विथ हिम ऑन दिस पॉइंट, एग्री विथ संबंध, एग्री ऑन समथिंग, दिस इज द रूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ यू आर अ रनर एंड बिगर देन 18 ईयर्स यू कैन टेस्ट योर एंड्योरेंस लेवल, आपकी जो शक्ति है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं बाई रनिंग फॉर द हाल्फ मैराथन, है ना, हाल्फ मैराथन रन करके आप अपनी एंड्योरेंस को, आपकी जो शक्ति है उसको आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए रनर, आप एक अगर धावक हैं तब। और क्या है, बिगर देन 18 ईयर्स, बिगर देन 18 ईयर्स, बिगर देन का प्रयोग होता नहीं है, एल्डर का होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि एल्डर के साथ हम लोग क्या करते हैं, एल्डर अगर है तो वहाँ पे एल्डर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, तो एल्डर तो होगा नहीं। दूसरा हम लोग ओल्डर का प्रयोग करते हैं, देन है, कंपेरेटिव डिग्री में ओल्डर का प्रयोग करेंगे, OLDER, ओल्डर का प्रयोग करेंगे बिगर के जगह पे। तो इफ़ यू आर ए रनर एंड ओल्डर देन, एल्डर देन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है ना, टू का, एल्डर टू, लेकिन यहाँ पे देन है तो ओल्डर का प्रयोग करेंगे, और यही गलती है, इफ़ यू आर ए रनर एंड ओल्डर देन 18 ईयर्स का प्रयोग सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक सिंपल है, इडियम्स फ्रेज में डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का सीधा हम लोग देखते हैं कि एक लॉन्ग टाइम होता है ना, एक लंबा जो अंतराल होता है, एक लंबा जो समय है उसको हम लोग डंकीज ईयर बोलते हैं। बस इसी में हमको याद रखना है, डंकीज ईयर मतलब लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर मीन्स अ लॉन्ग टाइम। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है, जम्बल्ड है, कि इवन अ पुअर पीजेंट, यहाँ तक कि क्या है, एक पुअर जो पीजेंट है, जो गरीब जो किसान है, इसमें जो कंसेप्ट है हम लोग को पता है कि जो हेल्थ इज वेल्थ होता है, तो उसी से रिलेटेड है कि इवन अ पुअर पेजेंट विथ क्या होगा, गुड हेल्थ, है ना, गुड हेल्थ अगर उनके पास है, इज हैप्पियर देन द रिच पर्सन, वो क्या है, हैप्पियर है, ज़्यादा खुशी है, देन द रिच पर्सन विथ पुअर हेल्थ। अगर कोई रिच पर्सन है लेकिन उसका हेल्थ पुअर है, उससे हैप्पी कौन है, एक गरीब पेजेंट जिसका हेल्थ सही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, क्यू विथ गुड हेल्थ, क्यू से स्टार्ट है, तो सिंपल, अगर क्यू से स्टार्ट है तो क्यू से स्टार्ट एक ही ऑप्शन में हमारे पास है, तो ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है, यानी कि इवन अ पुअर पेजेंट विथ गुड हेल्थ इज हैप्पियर देन द रिच पर्सन विथ पुअर हेल्थ, है ना, ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापान, व्हाट, जापान इज एन आइलैंड, जापान इज एन आइलैंड, इट इज इन एशिया, ये क्या है, एशिया में है। जापान इज प्राउड ऑफ इट्स इन्वेंशंस, नो ईडर, जापान इज एन आइलैंड, जापान क्या है, एक आइलैंड है, इट इज इन एशिया। देखिए दूसरा इसमें क्या है
कि अगर कोई भी कंट्री का यूज जो है ज्योग्राफिकल यूनिट के तौर पे हुआ हो, ज्योग्राफिकल यूनिट के तौर पे हुआ हो, तो उस जगह पे इट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इट्स का उस कंट्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसी कंट्री के बारे में अगर कोई कंट्री है, उसका अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए, तो उस कंट्री को डिनोट करने के लिए हमेशा हमको किसका प्रयोग करना होगा? सी का प्रयोग करना होगा या फिर हर का प्रयोग करना होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे तो जापान एक आइलैंड ज्योग्राफिकल यूनिट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इट का जो प्रयोग है वो सही है वास्तविक में। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? इट्स इन्वेंशंस, इनके इकोनॉमिक के बारे में बात किया जा रहा है, इनके जो पॉलिटिकल नहीं इकोनॉमिकल जो यूनिट है इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ से जो सवाल है वो इट्स के जगह पे नहीं, जापान इज प्राउड ऑफ हर इन्वेंशंस होना चाहिए। जापान इज प्राउड ऑफ हर इन्वेंशंस होना चाहिए, और वही क्या है? सही है। इसमें दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि अगर कोई कंट्री का जिक्र हो सेंटेंस में और अगर उसकी ज्योग्राफिकल यूनिट की बात की जाए तो उसमें इट या इट्स का प्रयोग करना है उस कंट्री के लिए। लेकिन अगर कंट्री को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनिट के तौर पे डिनोट करना हो तो हमेशा सी और हर का प्रयोग करना होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विमेन आफ्टर विमेन केम टू द स्टेज टू स्पीक अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस। दूसरा इसी में कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने दिया कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स पर डिस्ट्रॉयड। एक हमेशा याद रखना कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन, इस तरह के अगर अरेंजमेंट रहे सेंटेंस में, और ये जो नाउन है दोनों, ये नाउन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल सेम होना चाहिए। जो इधर है वो इधर होना चाहिए, दोनों तरफ का नाउन है वो सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में प्रीपोजिशंस होना चाहिए। तो इसमें क्या है? जो नाउन और वर्ब है, जो नाउन का यूज किया गया है दोनों, और जो वर्ब का यूज किया गया है वो क्या हमेशा प्लूरल में होना, सिंगुलर में होना चाहिए, सॉरी, वो हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर गलती देखा जाए पहले सेंटेंस में, तो वीमेन के जगह पे दोनों जगह हम लोग को क्या करना? वुमेन करना होगा, दोनों जगह वुमेन करना होगा, तब ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा कि वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन केम टू द स्टेज टू स्पीक अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे क्या होगा कि टाउन्स नहीं, टाउन आफ्टर टाउन, यस को हटाना है क्योंकि हमको क्या करना है? सिंगुलर बनाना है। तो टाउन आफ्टर टाउन, बर को हटाना है, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड, क्या किया गया था? शहर का शहर जो है ना तबाह कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिस्ट्रॉयड। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह के अरेंजमेंट रहे सेंटेंसेस में तो हमेशा नाउन और वर्ब को क्या रखना है? सिंगुलर रखना है, हमेशा दिमाग में इसको बिठा के रखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंग्लिश क्लास इज हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 5 PM, ये करना है। दूसरा इसी को कंसेप्ट को मैंने और क्लियर करने के लिए दिखाया है क्या? दिस क्लास इज हेल्ड फ्रॉम 2 PM एंड 5 PM। आपको क्या रखना है कि अगर सेंटेंस में बोथ रहे तो उसके लिए हमको एंड का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम रहे तो उसके लिए हमको टू का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में बिटवीन रहे, क्या रहे? बिटवीन रहे, तो हमको एंड का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में चॉइस की बात की जाए तो अब हमको एंड का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में ट्राई सीरीज की बात की जाए तब हमको एंड का प्रयोग करना है। यानी कि कहाँ कहाँ एंड का प्रयोग करना है? बोथ रहे सेंटेंसेस में तब एंड का प्रयोग करना है, फ्रॉम रहे तब टू का प्रयोग करना है, बिटवीन रहे तब एंड का प्रयोग करना है, चॉइस रहे तब बिटवीन की प्रयोग करना है, बिटवीन का, ट्राई सीरीज की बात की जाए तब बिटवीन का प्रयोग करना है। यानी इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो द इंग्लिश क्लास इज हेल्ड बिटवीन का प्रयोग किया गया है, और बिटवीन के लिए हमको एंड का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? टू का प्रयोग किया गया है, और यही गलती है। इस टू के जगह हम लोग को क्या करना होगा? एंड कर देना होगा। क्या कर देना होगा? एंड कर देना होगा, तब ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है दिस क्लास इज हेल्ड फ्रॉम। अब फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के लिए तो एंड होगा नहीं, तो फ्रॉम के लिए क्या करेंगे हम लोग? टू का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम के लिए टू का प्रयोग। बात रह गई एक चॉइस एक ट्राई सीरीज की बात। चॉइस में 3 व्यक्ति का जिक्र तो होगा बट बिटवीन का प्रयोग होगा। जैसे यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, यू विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन आनंद, अमोल एंड आर्यन। आप इन तीनों में आपको क्या करना होगा? एक चॉइस बनाना होगा, आप किसको पसंद करते हैं? यू विल हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन आनंद, अमोल एंड आर्यन। इस तरह की अगर चॉइस की बात है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर ट्राई सीरीज का जिक्र हुआ हो सेंटेंस में तब भी बिटवीन का बात करेंगे, उसमें भी 3 देश शामिल होगा बट उस समय भी बिटवीन। जैसे ए ट्राई सीरीज इज प्लेड बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, तो ट्राई सीरीज है तब भी बिटवीन का हम लोग प्रयोग कर लेंगे।
है ना। आगे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ तक आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। मेनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। व्हाट? मेनी ए मैन हैव कम हियर टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। परमानेंटली मतलब इसमें कहाँ गलती है कि अगर मेनी के साथ, मेनी है आपके पास, मेनी लिखा हुआ हो, मेनी के बाद जो है अगर ए रहे या एन रहे, ए रहे या एन रहे, तो हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और प्लस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखना है। तो मेनी ए मैन तो है, सही है, सिंगुलर तो नाउन तो मिल गया हमको, लेकिन अगर वर्ब देखा जाए तो हैव है, और वर्ब के जगह पे हम जब हैज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी मेनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। दिस इज द करेक्ट आंसर, हैज होगा। याद क्या रखना है कि मेनी प्लस ए एन रहे और उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा करना है। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास कि ही इज जूनियर टू मी, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, हायर यू गो द कोल्डर यू फील। हमेशा ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जूनियर कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके पहले एक द का जो प्रयोग है वो क्या है, गलत है, तो इस द को हम लोग नहीं लिखेंगे। ही इज जूनियर टू मी, सिर्फ ये सही होगा, ही इज जूनियर टू मी। लेकिन अगर दो और ये जो दोनों दिया हुआ है, ही इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स एंड हायर यू गो द कोल्डर यू फील, मीन्स अगर सेंटेंस में ऑफ द टू लगा रहे, क्या लगा रहे, ऑफ द टू लगा रहे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, इसके बाद ऑफ द टू का यूज हो, इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, यानी कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ये सेंटेंस सही है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, अगर रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज का केस हो, रेगुलर डिक्रीज या इंक्रीज का केस हो, तो उस केस में दोनों तरफ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हायर यू गो द कोल्डर यू फील, इधर तो सही है, इधर अगर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ाना होगा। द कोल्डर यू फील तो द है, तो यहाँ पे द हायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हायर यू गो, इसके जगह पे हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील होगा। रेगुलर इंक्रीज और रेगुलर डिक्रीज का अगर केस हो या कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या हो, ऑफ द टू का प्रयोग किया हो, तो इस दोनों केस में हम द का प्रयोग करेंगे। बट जनरली क्या होता है कि सिंपल अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शी हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी। ओके, शी हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी। दूसरा इसी में है व्हाट काइंड ऑफ सिंगर ही इज ही, व्हाट काइंड ऑफ सिंगर इज ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिंगर ही इज, है ना, ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा चीज हमको इसमें याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें मैं लिखने वाला नहीं हूँ, नहीं लिखूंगा, लिख सकता हूँ, बट आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जरूर नोट करना होगा कि अगर कोई सेंटेंस में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ लगा हुआ रहे तो जनरली क्या होता है कि कोई आर्टिकल इसके बाद नहीं यूज होता है, कोई आर्टिकल इसके बाद यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे सी हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ, तो द का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, सिर्फ ये सही होगा। लेकिन अगर बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीन वर्ड, पहला क्या है, काइंड ऑफ रहे, दूसरा क्या रहे, टाइप ऑफ रहे, क्या रहे, टाइप ऑफ रहे, और तीसरा क्या रहे, सॉर्ट ऑफ रहे, SORT, शॉर्ट ऑफ रहे। तो इन तीनों वर्ड्स में हम लोग जो आर्टिकल है उसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट किसमें, इंट्रोगेटिव में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों क्या है, सही होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रहे तो बात क्या रहे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रहे तो यहाँ पे क्या है, जो व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर, है ना, व्हाट काइंड ऑफ सिंगर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो लिखना है आर्टिकल का वो क्या है, बहुत ही मैंडेटरी है। तो व्हाट काइंड ऑफ यहाँ पे अ सिंगर, व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर ही इज लिखेंगे,
व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर ही इज लिखेंगे। यानी इस क्वेश्चन से 3 कंसेप्ट हम लोग को पता चल रहा है कि अगर कोई जनरल सेंटेंस है उसमें काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ अगर लगे तो उसके बाद जो है कोई भी आर्टिकल इसके बाद यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखना जो है आर्टिकल का अनिवार्य हो जाता है। यह हुआ इस क्वेश्चन को लेकर। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हेल्प ईच अदर, द टू गर्ल्स लव वन अनदर एंड ईच अदर कैन डू दिस। इसमें क्या है, ये रेसिप्रोकल नाउन का पार्ट है। इस ये क्वेश्चन जो है हमको ये याद रखना है कि जो ईच अदर होता है वो 2 लोगों के लिए यूज होता है। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होता है, जबकि मोर देन 2 अगर बात की जाए तो हम लोग वन अनदर की बात करेंगे वहां पे। और तीसरा कंसेप्ट ये याद रखना है कि ईच अदर और वन अनदर यानी कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसको कभी हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। यानी क्या हुआ कि ईच अदर, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो इस ईच अदर को न लगाकर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वन अनदर का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस सही हो गया। दूसरा है द टू गर्ल्स, यहाँ पे 2 गर्ल्स की बात की जा रही है। अब 2 गर्ल्स जो हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वन अनदर तो 2 से ज़्यादा की बात करता है, तो इस वन अनदर को ना यूज करके हम लोग यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग कर लेंगे, ईच अदर का प्रयोग कर लेंगे। 2 कंसेप्ट सही हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट है कि रेसिप्रोकल नाउन ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बी या दे का प्रयोग कर लेंगे, बी या दे का प्रयोग कर लेंगे। बट ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कभी भी रेसिप्रोकल नाउन जो है उसको सब्जेक्ट के तौर पे उसका यूज कतई नहीं करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। यस, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट स्टील द मनी। उन्होंने यह अस्वीकार किया कि उन्होंने क्या है, मनी जो है पैसा नहीं चुराया। डिनाई भी कर रहा है, डबल निगेशन एक यहाँ पे सेंटेंस जो है वो बन रहा है, डबल निगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। डिनाई भी एक क्या है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो वास्तव में बहुत ही क्या निगेटिव कोनोटेशन देते हैं, जैसे डिनाई करना, फॉरवर्ड करना, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, अनटिल, अनलेस, लीस्ट, बोथ, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। इस सभी शब्द के साथ नॉट और नेवर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में कहीं पे भी यूज किया गया हो तो आगे हम लोग कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट स्टील द मनी, तो ही डिड नॉट नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल क्या लिख देना है, ही हैड नॉट स्टोलन। क्या लिख देना है, ही हैड स्टोलन द मनी। यहाँ पे क्या लिखना है, इस सभी को हटा के ही हैड स्टोलन, है ना, ही हैड स्टोलन मनी, ये लिख देना है सिर्फ। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। क्या याद रखना है कि डिनाई रहे, फॉरवर्ड रहे, प्रिवेंट रहे, प्रोहिबिट रहे। एक टू का भी प्रयोग होता है, TOO होता है ना, टू, ये रिमूवल ऑफ टू में पढ़ना होता है इसका कंसेप्ट को। बट इस तरह के सेंटेंसेस अगर वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज हो तो उसके बाद हम लोग कभी भी नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ सिनोनिम्स है और बहुत अच्छा सा वर्ड है, एबियंस। व्हाट? एबियंस, ABEYANC। ए स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन। क्या होता है? ए स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन मीन्स थोड़ी देर के लिए स्थगन, जो स्थगित किसी काम को किया जाता है थोड़े समय के लिए, उसको एबियंस बोलते हैं। कमेंसमेंट मीन्स क्या होता है? जो स्टार्ट होता है, शुरुआत जो होता है उसको हम लोग कमेंसमेंट बोलते हैं। सेकंड वर्ड क्या है? कंडोन। कंडोन मीन्स क्या होता है? अनदेखी करना, है ना, देख कर भी अनदेखा जैसा बिहेव करना, अनदेखी करना, कंडोन। परजुर मीन्स क्या होता है? झूठी कसम खाना। व्हाट? झूठी कसम खाना। सस्पेंशन मीन्स क्या हुआ? स्थगित करना। यानी कि जो एबियंस का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? सस्पेंशन होगा। क्या होगा? सस्पेंशन होगा। और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस था वो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा और बहुत ही सिंपल तरीका में आपको मैंने समझाने का कोशिश किया, और आशा करते हैं कि आपको जो मैंने बताया कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आया तो एक बार ज़रूर देखें, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहा, कोई भी और इससे बाहर कोई कंसेप्ट है नहीं इस सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो या देने वाले हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपेरेटिव। ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, देयर इज नो एनी डाउट इन दैट, कोई डाउट नहीं है उसमें। सो
आप इस वीडियो को जो कोई भी देखें जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी एजुकेशनल आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी क्यूरियस वन हैं, उनको जरूर शेयर करें ताकि दूर दराज के लोग भी इनको जान सकें। बात रही जब क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस आस्क पूछे जाते हैं। सो once again I would like to request you all please like and subscribe this channel. ओके, तब तक के लिए हम लोग फिर कल मिलते हैं हिंदू एडिटोरियल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय ऑल ऑफ यू।